अभी तक हमने संघवाद के अंदर कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं, है ना। उसमें हमने भारतीय संघवाद, संघवाद का अर्थ, है ना, इसके बारे में केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध, है ना, सशक्त केंद्र सरकार, इनके कार्यों का जो विभाजन हुआ है, सूचियाँ, है ना, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है संघवाद में, जो हमारा अब टॉपिक है वो है भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर तनाव। जो केंद्र और राज्य के बीच के जो तनाव हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। किस तरीके के तनाव है? तो संविधान ने केंद्र सरकार को बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है। क्या किया है संविधान ने? केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी हैं। समझ में आ गया? जिससे क्या हो रहा है, इसी कारण से राज्य ज़्यादा शक्ति की मांग करते हैं। राज्य क्या होता है, समय समय पर अलग से छूट, स्वायत्तता और या अधिक शक्ति की मांग करते हैं। ठीक है, आगे देखो, समय समय पर राज्यों ने ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग उठाई है। ठीक है, समय समय पर राज्य कहता है कि हमें और अधिक छूट दो। जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल छूट मिली हुई थी ना पहले, जब तक अनुच्छेद 370 नहीं हटा, उससे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर को अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी कि नहीं। ऐसे ही अलग अलग राज्य समय समय पर स्वायत्तता की मांग करते रहते हैं और अधिक शक्ति की मांग करते रहते हैं। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवाद उत्पन्न होते हैं, है ना। केंद्र और राज्यों के बीच क्या होता है, विवाद और संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अब जब विवाद होंगे तो उनको सुलझाया तो जाएगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि सुलझाया नहीं जाएगा, उन विवादों को किसी न किसी तरीके से सुलझाया जाएगा। तो कई बार तो क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच आपसी बातचीत करके समझौता कराने की कोशिश की जाती है, फिर भी नहीं होता है। तो उसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इन विवादों को सुलझाने की कोशिश करती है, यानी कि न्यायालय के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न राज्यों में आपसी कानूनी विवादों को समाधान कौन करता है? विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है। किसके द्वारा कराया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा समझौता होता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर, जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो मजबूत कोई है वो क्या है? संविधान है। और संविधान की रक्षक किसको बनाया गया है? न्यायपालिका को। तो अगर किसी भी तरीके का देश के अंदर कानूनी विवाद होता है, कोई केंद्र राज्य के बीच किसी भी तरीके का अगर मतभेद होता है, दो राज्यों के बीच में किसी भी तरह का मतभेद होता है, तो निर्णय कौन लेगा? न्यायपालिका निर्णय लेती है। कौन निर्णय लेती है? न्यायपालिका निर्णय लेती है। फिर न्यायपालिका उनका समझौता करवाएगी। लेकिन स्वायत्तता की मांग एक राजनीतिक सवाल है। क्या है? जिससे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। क्योंकि क्या है, राज्य चाहता है उसको ज़्यादा शक्तियाँ मिलें, राजनीतिक रूप से राज्य क्या चाहता है? उसको ज़्यादा शक्तियाँ मिलें, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? केंद्र और राज्य को आपसी समझौता करना पड़ेगा, बातचीत करके, कि किस तरीके से केंद्र सभी राज्यों को बैलेंस करके चले और सभी राज्य समय समय पर मांग ना करें, है ना, अधिक शक्तियों की मांग ना करें। राज्य क्या ना हो, ज़्यादा अपने आप को ऐसा महसूस ना करें कि उनके पास शक्तियाँ नहीं हैं, है ना, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और केंद्र उनको समय समय पर क्या करे? अधिक शक्तियाँ देता रहे। ठीक है, और ये समाधान कैसे होगा? आपसी बातचीत से ही होगा। ठीक है, क्योंकि हर बार न्यायालय में जाकर समझौता कराना वो भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, बार बार न्यायालय में ही जाते रहेंगे तो जो जनता के हित हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। आए दिन केस ही चलता रहेगा न्यायालय के अंदर, है ना, और जब न्यायालय में सुनवाई होती तो काफ़ी लंबा समय भी लग जाता कई बार। ठीक है, जो जनता के हित धरे रह जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो केंद्र राज्य के संबंध तो 1950-60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी थी। कब रखी? 1950 और 60 के दशक में।
ठीक है, समझ में आ गया। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। उस समय कौन सी पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बार बार कांग्रेस पार्टी ही जीत रही थी, उसी पार्टी का क्या था? वर्चस्व था। नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहें, ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही थी कि नए राज्य की समय समय पर मांग हो रही थी उस समय। ठीक है, क्या हो रहा था? नए राज्यों की मांग हो रही थी, और जब नए राज्यों की मांग हो रही थी तो केंद्र सरकार ये भी कोशिश कर रही थी कि राज्यों के बीच शांतिपूर्ण समझौते होते रहें और देश के अंदर क्या हो? शांति बनी रहे। ठीक है, राज्यों को यह आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदान से विकास कर सकेंगे। और राज्य क्या चाहते थे? राज्यों को क्या उम्मीद थी? राज्यों को ये उम्मीद थी कि केंद्र के द्वारा जो भी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी उससे वो अपना विकास कर लेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफ़ी आशा थी। ठीक है, कि केंद्र जो भी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो भी नीतियाँ बनाएगा उससे क्या होगा? राज्यों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा हो पा रहा था क्या? नहीं हो पा रहा था। 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल सत्ता में आ गए। विरोधी दल क्या हुए? सत्ता में आ गए। अब क्या होगा? इससे राज्यों की और ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग की शुरुआत हो गई। ठीक है, राज्य क्या हो गए? और ज़्यादा क्या मांगने लग गए? शक्ति और स्वायत्तता मांगने लग गए। क्यों मांगने लग गए? क्योंकि अब क्या हुआ? केंद्र में जो राज्य हैं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन राज्यों के अंदर दूसरी जो पार्टियां थी, है ना, उनकी सरकारें बनने लग गई। और जब दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो क्या करेंगे? दबाव भी बनाएंगे सरकार के ऊपर कि हमें और ज़्यादा राशि दो, हमें अपने राज्य का विकास करना है ना। इस तरीके की समस्याएं बनने लग गई। ठीक है, अब क्या हुआ? धीरे धीरे राज्यों के अंदर भी, है ना, जो दूसरी पार्टियां हैं वो सत्ता में आने लग गई। ठीक है, इससे राज्यों का राजनीतिक दल कद बड़ा होने लग गया। अब राज्य क्या हो गए? राज्यों की जो राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक शक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई। और बढ़ने लग गई तो क्या होगा? हाँ, और इसी तरीके से एक संघीय व्यवस्था में शक्तियों के बीच में टकराव होना शुरू हुआ। और जैसे ही शक्तियों के बीच में टकराव होगा तो केंद्र राज्यों के बीच में संबंधों को भी स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह दूसरे दौर में स्वायत्तता का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ। ठीक है, और इनके बीच में क्या हुआ? स्वायत्तता की मांग को लेकर, ठीक है, समय समय पर तनाव होते रहते थे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? स्वायत्तता की मांग। क्या है? स्वायत्तता की मांग। समय समय पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज़्यादा स्वायत्तता की मांग उठाई। समय समय पर बहुत सारे राज्यों ने क्या किया है? उन्होंने मांग की। किस चीज़ की मांग की? कि राज्यों को अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वायत्तता मिलनी चाहिए। कभी कभी इन मांगों के पीछे यह इच्छा होती थी कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएं, है ना। कभी कभी ये भी मांग होने लगी कि केंद्र को कम शक्तियाँ प्राप्त हो, राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए। समझ में आया? अब जैसे कुछ राज्य थे, कौन कौन से? तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, है ना, इनमें स्वायत्तता की मांग अधिक तेजी से बढ़ने लगी थी। ठीक, 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्भाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। कहाँ की सरकार ने? पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1977 में एक दस्तावेज प्रकाशित किया कि केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों को क्या किया जाए? हाँ, एक बार प्रकाशित किया जाए, बताया जाए कि केंद्र के पास क्या शक्तियाँ और राज्य के पास क्या शक्तियाँ हैं। स्वायत्तता की मांग का तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित था। राजनीतिक आर्थिक तो था ही था, और ये कहता है कि भाई प्रशासन जो है, अधिकारी जो हैं, उनके पास, राज्य के पास किस तरीके की शक्तियाँ हैं, उनको लेकर
और केंद्र के पास किस तरह की शक्तियाँ हैं। क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जो राज्य सरकार है उसके अंतर्गत बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो केंद्र के भी अधिकारी होते हैं। जैसे मैंने बताया था कमिश्नर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, ये केंद्र के द्वारा कराई गई परीक्षाओं से आते हैं, है ना। और इन पर नियंत्रण भी किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। लेकिन वो कार्य कहाँ करते हैं, राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है ना राज्य के कार्यों में, है ना। तो इन सभी चीज़ों को लेकर भी, है ना, राज्य सरकारें सवाल उठा रही थी। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते थे, है ना। जो राज्य हैं वो इन प्रशासनिक कार्यों पर जब केंद्र का नियंत्रण होता था इससे क्या रहते थे, वो नाराज रहते थे। ठीक है, क्लियर है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। अगला विषय क्या है हमारा, राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। क्या अगला टॉपिक हमारा, राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। ठीक है। अब जो एक राज्य है उसके अंदर जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसके सलाह पर करता है, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की सलाह पर करता है ना। यानी कि केंद्र सरकार की सलाह पर ही राज्यपालों की नियुक्ति होती है। और राज्यपाल जब जाएगा एक राज्य के अंदर कार्य करने के लिए, राज्यपाल जब एक राज्य में कार्य करने जाएगा तो उस राज्य का जो हेड होता है ना, सीएम, और सीएम से ऊपर किसको बिठाया जाता है, राज्यपाल को। यानी कि कोई भी नया कानून बनेगा तो उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल भी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन ही है एक तरीके से, उन्हीं के द्वारा बिठाया गया एक व्यक्ति है ना। तो उससे भी राज्यों को क्या होता है, थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा से विवाद का विषय रहता है। ठीक है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है, वो चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता, उसको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करता है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, इतना समझ में आ गया, है ना। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग का काम क्या था, इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर ही की जानी चाहिए। निष्पक्ष होकर राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 है। ठीक है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता। अगर राज्य ठीक से भी कार्य कर रहा है ना तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति कभी भी उस राज्य की सरकार को गिरा सकता है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये भी एक विषय है, राज्यों को शक्तियाँ कम प्राप्त है, इससे भी हम कह सकते हैं ना। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। उसको ये भी अधिकार है कि राज्य की सरकार को अभी भी गिरा सकता है वो। इससे अनेक विवाद पैदा हुए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो राज्य सरकारें हैं वो अधिक शक्ति की मांग करने लग गए कि इस ऐसा ना हो, हमारी सरकार ठीक से चल रही है ना, और आकर राज्यपाल क्या करे, उसको सरकार को गिरा दे। ठीक है। 1959 में ही ऐसा हुआ था कि केरल में जो सरकार है, ठीक है, केरल और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है। 67 तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग काफ़ी कम किया गया। ठीक है। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास रही। ठीक है। राज्यपाल को केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में देखा जाता था कि जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार का एजेंट है और
जैसा केंद्र सरकार चाहती है वैसे एक राज्य के अंदर कार्य होगा, अन्यथा सरकार गिरा दी जाएगी। इस तरीके का एजेंट माना जाता था पहले उसको। ठीक है, राज्यपाल को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। ठीक है, इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? कानून निर्माण में देरी कर सकता है। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। ठीक है, और यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग करके उसे पूरी तरह नकार सकता है। वो राज्यपाल को कह देंगे कि भाई ऐसा करो, इस कानून को पास मत होने दो, तुम्हारे पास साइन होने आएगा, तो इसको क्या करना, पॉकेट वीटो का यूज़ करके अपने पास रख लेना, और वो कभी कानून पास नहीं होगा। समझ में आया? इस तरीके केंद्र सरकार राज्य के कामों को रोक सकती है। अब नए राज्यों की मांग, अगला टॉपिक क्या है? नए राज्यों की मांग। नए राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है। ठीक है, आज़ादी के बाद नए राज्यों के गठन की मांग उठी। ठीक है, जिसके लिए सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। क्या की सरकार ने? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। कब की थी? 1953 में की। ठीक है, इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात कही। क्या कही? कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना। किस आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, और 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ, और किस आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का गठन किया गया। पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, बाद में उनका भी गठन किया गया। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा विशिष्ट प्रावधान। स्पेशल छूट दी गई जो ना, उसी को कहते हैं विशिष्ट प्रावधान। ठीक है, तो भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया गया। अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग व्यवहार किया गया। जैसे प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या क्या है? अलग अलग है। कुछ राज्य छोटे हैं तो कुछ राज्य बड़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक राज्य है गोवा। कौन सा है? गोवा एक राज्य ऐसा है जिसमें सीटें बहुत कम है, 40 ही सीटें हैं। ठीक है, तो एक राज्य बनने की स्थिति में वो नहीं है, लेकिन गोवा को एक विशेष प्रावधान करते हुए उसको केंद्र शासित प्रदेश ना बनाते हुए उसको क्या बना दिया गया? एक राज्य बनाया गया है, जबकि वो राज्य बनने की सारी जो कंडीशंस है उसको पूरी नहीं करता है। ठीक है, जहाँ छोटे से छोटे राज्य को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व आवश्यक प्रदान किया गया है कि न्यूनतम प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कुछ लिमिटेड सीटें होनी चाहिए, इससे कम सीटों में राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वहीं इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित किया गया कि बड़े राज्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है, शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियाँ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं। ठीक है, सभी राज्यों को शक्तियाँ क्या हैं? समान रूप से प्राप्त है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्याख्या करता है। कुछ विशेष अधिकार उनको दिए गए। ऐसे प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि को स्पेशल छूट दी गई है। जहाँ विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाले जनजाति है, बहुदल जनसंख्या निवारण करती है। ठीक है, यहाँ के ये निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। इनको कौन से अनुच्छेद के तहत? 371 अनुच्छेद के तहत। बहरहाल ये प्रावधान
इन क्षेत्रों के कुछ भागों में अलगाववाद और सशक्त विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी हैं। ऐसे उनको भी कुछ विशेष प्रावधान उनके लिए किए गए हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर कौन सा? जम्मू और कश्मीर। तो जैसा कि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जहाँ पर कोई भी अन्य राज्य का व्यक्ति जाकर वहाँ पर रह नहीं सकता था, ज़मीन नहीं खरीद सकता था, है ना। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार है ना, उनके खुद के कानून होते थे, समझ रहे हो। उसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते थे, ठीक है, कुछ विशेष कानूनों को लेकर, जैसे बाहरी सुरक्षा हो गई, है ना, और विदेशी संबंध हो गए, ऐसे विषयों को छोड़कर है ना, कोई भी कानून वहाँ पे लागू नहीं होता था। राज्य सरकार चाहेगी तो लागू होगा, राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो लागू नहीं होगा, ऐसा प्रावधान था। लेकिन बाद में क्या हुआ? केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 वहाँ से हटा दिया, है ना, और जम्मू कश्मीर को, ठीक है, एक स्वतंत्र राज्य, मतलब एक जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर जो उसकी स्वायत्तता थी वो ख़त्म की, और दोनों भागों को क्या किया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, दो भागों में उसको बांट दिया और अनुच्छेद 370 को अस्तित्व से हटा दिया, अब अस्तित्व में नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, ठीक है। ये नई व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुई, ठीक है। समझ में आ गया? ये चैप्टर अब यहीं पे ख़त्म होता है।